नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं ये फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हम विशेषज्ञ मेहमान से तो खास विषयों पर चर्चा करते ही हैं, साथ ही उस विषय से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप भी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान में। आज के विषय हैं कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और सहकारिता का कृषि में योगदान। यहाँ दो बेहद ही महत्वपूर्ण ये विषय हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। तो ऐसे में सहकारिता या यंत्रीकरण के बारे में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बातचीत करें तो टीवी की आवाज बंद कर दें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करें तो रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा संभागाध्यक्ष है कृषि अभियांत्रिकी संभाग IARI पूसा में। और इसके साथ ही हमारे जो अगले मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर सुमेर सिंह। डॉक्टर सुमेर सिंह प्रयोजना अधिकारी है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सवाई माधोपुर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो बातचीत को हम यहाँ पे शुरू करते हैं और सबसे पहले अगर कृषि यंत्रीकरण की बात करें तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे, डॉक्टर मिश्रा हमें बताएं कि जो खेती किसानी है वो बहुत ही मेहनत का काम है और ऐसे में जो कृषि यंत्र है उसकी भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ जाती है किसानों के लिए, इसके बारे में हम कुछ आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत उचित प्रश्न है कि और कृषि में हमें कृषि मशीनीकरण को बढ़ाना है, चूँकि इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जी। जैसा आपने खुद ही कहा कि कृषि एक मेहनत का काम है और कई बार ऐसा होता है कि किसान भाइयों को अपने हाथ से अगर काम कर रहे हैं तो बहुत पसीना बहाना पड़ता है जी। और उसके कारण ऐसा भी हो जाता है कि किसान भाइयों के जो बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं, अगर उनको कहो कि यूथ को किसी में आना है तो ये एक कारण होता है जिसके कारण कहते हैं कि जो है ना किसी में हम पार्टिसिपेट करने में हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो कृषि के जो हमारे कृषि के अवयव हैं, जो इनपुट जिन्हें हम कहते हैं, सीड है, फर्टिलाइज़र है और प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो दवाइयाँ हैं और या पानी है, ये चार मेन हमें माने जाते हैं कि ये चार मेन इनपुट हैं। अब इनको अप्लाई करने के लिए पांचवा कृषि में जो इनपुट है वो कृषि मशीनरी है जी। अच्छा, ये पांचवा जो है वो अकेला जो इंजीनियरिंग इनपुट है, बाकी ये चारों जो हैं वो नॉन इंजीनियरिंग इनपुट्स हैं। लेकिन इनका जो इफ़िशियंसी है, इनका इफ़ेक्टिवनेस है वो और इनका कितना योगदान करेंगे, कितना कम में ज़्यादा काम करेंगे, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि कैसा कृषि यंत्र का उपयोग करके इनको मतलब इनपुट को डाला गया। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कृषि आदानों में बहुत ही महत्वपूर्ण आदान है कृषि यंत्र, और किस तरह से इससे क्षमता और बढ़ जाती है, किसानों की उत्पादकता में किस तरह से फर्क आता है, इन तमाम विषयों पर आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं ये रिपोर्ट। खेती के कार्यों को सुविधाजनक बनाने में कृषि यंत्रों की बड़ी भूमिका है, जो खेतों की जुताई, बुआई, खाद और कीटनाशक का छिड़काव, सिंचाई, फसलों की सुरक्षा, फसल कटाई, तुड़ाई, ढुलाई को आसान बनाते हैं। लेकिन इनकी कीमत ज्यादा होने के कारण सभी किसान इनका लाभ नहीं ले पाते। इस स्थिति को भांपते हुए सरकार कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देती है, जिससे इनका लाभ मिल सके। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार इस लाभ के लिए अलग अलग सब्सिडी देती है, जिसके लिए किसान को संबंधित राज्य के पोर्टल वेबसाइट पर जिलेवार जानकारी देनी होती है। आवेदन करने के बाद और सूची में नाम आने पर किसान अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। राज्य सरकारें 30 से 50% तक की अनुदान राशि देती है। इस योजना में किसानों को 40 से 60 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिलती है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इससे किसानों की आर्थिक मदद तो होगी ही, साथ ही किसानों की आय में भी इजाफा होगा। जी हाँ, तो रिपोर्ट देखी आपने और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सहकारिता पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कृषि में सहकारिता के योगदान को किस तरह से बताना चाहेंगे? जी देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है जी। यहाँ की 60 करीब 64% आबादी कृषि के ऊपर आधारित है और खेती से जुड़ी हुई है। वहीं साथ साथ कृषि और सहकारिता का बहुत प्रगाढ़ संबंध है। जी। सहकारिता का जो है एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता का ये मुख्य रूप है, जिसके अनुसार सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। जी, तो जी, इसमें सहकारिता का जो योगदान है, विशेष रूप से जैसे कोऑपरेटिव के थ्रू किसान भाइयों को ऋण मिलता है। जी। लोन वगैरह जो मिलता है वो जो ग्राम स्तर की जो संस्थाएं हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर इनपुट यानी कृषि आदान की व्यवस्था सहकारी समितियों के द्वारा की जाती है। बिल्कुल, तो कृषि के दौरान काफी सहूलियतें मिल जाती है, काफी आसान हो जाता है अगर सहकारिता के जरिए अगर जो किसान हैं वो खेती करते हैं। तो ऐसे में किस तरह से सहकारिता और भी ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है किसानों को, इसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है, इसलिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि किसानों को कृषि के हर क्षेत्र में सहायता उपलब्ध कराई जा सके। और इस काम को करने के लिए सहकारी समितियों की अहम भूमिका है। हमारे देश में ऋण सहकारी समितियां 3 स्तरीय संरचना में कार्य करती है, जिसमें ग्राम, जिला और राज्य स्तर शामिल है, जो कि किसानों को ऋण मुहैया कराने, बचत के लिए प्रोत्साहित करने और कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करते हैं। साथ ही किसानों को बीज, खाद और कृषि यंत्रों को लेने में सहायता करते हैं। वर्तमान में देश भर में किसानों की भलाई के लिए व्यापक रूप से 13 योजनाएं और 18 उप योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। साथ ही बैंकों को निर्देश है कि वो किसानों को ऋण आवंटन में प्राथमिकता दे। इस सुविधा को सरल बनाने के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी उपलब्ध कराए जाते हैं। हालांकि सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और सस्ता अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। सरकार किसानों को 7% प्रतिवर्ष की प्रभावी दर पर 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन कृषि ऋण सुनिश्चित कराने के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी देती है। किसानों द्वारा समय पर कर्ज भुगतान की स्थिति में 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। तो सहकारी समितियों के उपयोगिता पर ये छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी और कृषि यंत्रों के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं इस बीच। और डॉक्टर मिश्रा, जानना चाहेंगे कि दुनिया के बहुत से ऐसे देश है जहां पर काफ़ी ज़्यादा कृषि यंत्रों का इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि कृषि में कम से कम 70% तक कार्य जो है वो यंत्रों के जरिए होते हैं। वहीं अगर हम अपने देश की बात करें तो कितना विस्तार कृषि यंत्रों के इस्तेमाल में अब तक आ पाया है, क्या स्थिति? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। ये जो कृषि यंत्रों का और ऑटोमेशन का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं दुनिया के आंकड़े के आधार पे बात करना चाहूँगा कि जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी के 20 टॉप टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुए, जिन्होंने दुनिया को फूड के रिस्पेक्ट में
सेल्फ सफिशिएंट बनाया और बढ़ती आबादी के लिए फूड तैयार किया। उसमें कृषि मशीनों का और उसमें जो ऑटोमेशन लाया गया, तो वो टॉप टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में से माने जाते हैं। 20वीं शताब्दी के 20 टॉप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हैं वो कृषि मशीनीकरण है। जी, और अगर इसको देखें कि सारी जो देश हैं, इवन अमेरिका और जो डेवलप्ड देश हैं उनको भी लेके चलिए, तो कभी उनकी भी 50-60% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत तक आते इन्हीं कृषि यंत्रों का और उसमें ऑटोमेशन का उपयोग का प्रभाव था कि 2% लोग केवल एग्रीकल्चर में वहाँ जुड़े हैं और वो पूरे अपने देश के और ढेर सारे दूसरी जगह के लोगों को फूड प्रोड्यूस करके दे रहे हैं जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कृषि मशीनीकरण ने ये सारे परिवर्तन ले आए। उन्हीं तो आशाएं हमारे इससे जो हैं बहुत बड़ी हैं। अब भारत में जो कृषि मशीनीकरण है इसका विस्तार बहुत हुआ। अब अगर इसको देखें तो हम लोग स्वतंत्रता के पहले कृषि मशीनीकरण बहुत कम था। 40s के जो दशक था उसमें एक सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और वहीं से मैकेनाइजेशन की नींव पड़ी। और हम लोग 1961 तक ट्रैक्टर बनाते नहीं थे। 1961 में हम पहली बार ट्रैक्टर बनाए, 880 ट्रैक्टर बना करके। और आप जान करके ये खुशी होगी कि 2000 के आसपास आने तक हम दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनाने वाले देशों में शामिल हुए। और आज की स्थिति है कि हम 7 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर पर वर्ष बनाते हैं। बिल्कुल। तो और ढेर सारे हमारे पर आगे भी बातचीत करेंगे डॉक्टर मिश्रा। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। उदय पाटिल जी महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। उदय जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? उदय पाटिल जी महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ। उदय जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में देरी होगी, रुकावट भी आएगी। सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें जी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। हम एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रन कर रहे हैं। ठीक है। कंपनी को फार्म मैकेनाइजेशन की स्कीम कैसे लागू हो सकती है और उसका स्कीम का नाम क्या है? जी ठीक है। तो एफपीओ ये चला रहे हैं और जानना चाहते हैं कि जो फार्म मैकेनाइजेशन है, बहुत अच्छा है आपका जो भारत सरकार की स्कीम है। जैसे आपने ये जो छोटी फिल्म थी उसमें भी देखा था कि भारत सरकार की अपनी स्कीम है, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम SMAM कहते हैं हम, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। उसके ढेर सारे आए हुए हैं। उसमें कृषि मशीनी की टेस्टिंग है और उसमें ट्रेनिंग है। एक कंपोनेंट उसमें ये है जैसे कि आपको अगर इक्विपमेंट लेने हैं या एफपीओ के थ्रू आप फार्म मशीनरी बैंक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए छूट है और आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी। और ये सब्सिडी जैसे बताया गया कि किसी स्थिति में 35% तक है, कहीं पर 50% तक है। तो जो एफपीओज को अलग से प्रोविज़न है उसमें फार्म मशीनरी बैंक बनाने के लिए आप एज ए एफपीओ अप्लाई करें अपने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के थ्रू और जो वो प्रोविज़न है स्कीम का उसका लाभ उठाएं। और आप इसके बारे में राज्य सरकार को भी के थ्रू भी, ये तो मैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात कर रहा हूँ, राज्य सरकार की अपनी स्कीम है। तो एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा SMAM स्कीम है भारत सरकार की, उसमें काफ़ी प्रयास है, उसका आप उपयोग करें। बिल्कुल उदय जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इसी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुमेर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि सहकारिता के बारे में आप बता रहे थे कि किस तरह से किसानों को काफ़ी लाभ होता है सहकारिता के जरिए, और ऐसे में आपसे जानना ये चाहेंगे कि किस तरह का ढांचा होता है सहकारिता का, किस तरह से ये काम करता है? देखिए, भारत में सहकारिता का त्रिस्तरीय ढांचा है, 3 टियर स्ट्रक्चर। ठीक है। तीन स्तर का। सबसे ग्रास रूट लेवल पे तो पैक्स बोलते हैं, जिनको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जो किसान सबसे ज्यादा इसी से जुड़े हुए होते हैं। और इसमें एक तो फसली ऋण मिलता है किसानों को, किसान भाइयों को। इसके अलावा खाद, बीज, दवाई वगैरह जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं वो भी इनके माध्यम से किसान भाइयों को प्राप्त होते हैं। ठीक। ये प्रथम स्तर है। और द्वितीय स्तर पर जिला स्तर के ऊपर होता है, जिसमें केंद्रीय सहकारी बैंक होती हैं।
और ये एक बीज की कड़ी है, जो त्रिस्तरीय का बीज की कड़ी है, जो ऋण वगैरह और सबसे ऊंचे है राज्य स्तरीय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, एपेक्स बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो और उनके बीच की कड़ी केंद्रीय सहकारी बैंक है। तो ये त्रिस्तरीय ढांचा है सहकारी समितियों का अपने भारत में। और इसके साथ ही बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा हमें बताएं कि कृषि यंत्रों के बारे में बता रहे थे आप कि किस तरह से हमारे देश में इसका विस्तार होता जा रहा है। किस तरीके से विस्तार हुआ, तो हमने बताया कि ये स्थिति है अभी कि हम लोग 7 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर बनाते हैं इस कंट्री में, और हम दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनाने वाले देश हैं। और हमारी अपनी जो ट्रैक्टर निर्माण की इंडस्ट्री है इतना इम्पोर्टेंट है कि हमने विदेशों में भी प्लांट लगाए हैं और वहाँ पर भी जा कर के ट्रैक्टर का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रैक्टर, जो कि ट्रैक्टर तो एक तरह से सोल्जर है, उसके साथ मशीनरी चाहिए। तो मशीनरी का जो प्रचार प्रसार हुआ वो बहुत ही बढ़ चढ़ के हुआ, और चाहे वो टिलेज की मशीनें, जुताई बुआई की मशीनें हुई, या प्लांटिंग के लिए हुआ मशीनें हुई, या प्लांट प्रोटेक्शन के लिए मशीनें हुई, खरपतवार निकालने की मशीनें हुई, फिर कटाई की मशीनें हुई, कंबाइन हार्वेस्टर लेवल की कटाई में भी अलग अलग। छोटे किसान के लिए अगर हम छोटी मशीनें रीपर की बात करें, और वहाँ से लेकर के कंबाइन हार्वेस्टर तक सारी मशीनों का निर्माण देश में हो रहा है। थ्रेशर अलग अलग कैपेसिटी के, 1 टन पर घंटा कैपेसिटी से लेकर के 20 टन पर घंटा कैपेसिटी तक के थ्रेशर बनाए गए, ताकि हमारा देश बड़ा है और इसमें 80% से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो छोटे और मझौले किस्म के हैं। उनको 2 तरीके से उनके मैकेनाइजेशन की नीड को पूरा करना की कोशिश की गई। एक तो इस तरीके से कि भाई उनको अपने साइज के इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएँ, छोटी कास्ट के, जैसे मैंने बताया कि ऐसे भी थ्रेशर बनाए गए जो एक टन पर कैपेसिटी के, लेकिन उनको कस्टम हायरिंग के थ्रू ये स्कीम जो भारत सरकार ने चलाई, और उसमें ढेर सारी सुविधाएं दी गई कि उनको ट्रैक्टर और मशीनें अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैक्टर और मशीनों को किराए पे चलवाएं और किराए पर उनको यूज करें, ताकि अपना जो जितना उनको ज़रूरत है उतना करके। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कस्टम हायरिंग के बारे में, और इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से इसका लाभ लेते हुए जो किसान है वो महंगे जो कृषि यंत्र है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और इसमें रोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं किसानों के लिए। तो इसलिए इस विषय पर भी आगे विस्तार से हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, और आज इस कार्यक्रम में हम खास तौर से चर्चा कर रहे हैं कृषि यंत्रों के बारे में और साथ ही कृषि में सहकारिता के योगदान के बारे में। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमान से बातचीत करके किसी तरह की राय ले सकते हैं। बहरहाल बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर मिश्रा में बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि कृषि के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें यंत्रों का काफी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी भी और विस्तार देने की गुंजाइश बची हुई है। तो ऐसे में आप कृषि के वो कौन से क्षेत्र देखते हैं जिनमें इसके जो विस्तार है उसकी गुंजाइश आप देख रहे हैं? ये 2 तरह से इसको समझा जाना जरूरी है जी। एक तो ये है कि कुछ क्षेत्र हैं जहां पर कृषि मशीनीकरण बहुत
बढ़िया तरीके से हुआ। जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो इन जगहों पर कृषि का जो मशीनीकरण हुआ वो ज़्यादा हुआ। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो हम लोग कृषि मशीनीकरण को पावर उपलब्धता के आधार पर देखते हैं कि प्रति हेक्टेयर पावर उपलब्धता क्या है, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पावर उपलब्धता जैसे जहाँ डेवलप्ड जगह हैं उसके बराबर ऑलमोस्ट है, और 2 किलोवाट पर आवर के ज़्यादा इन जगहों पर आप जो पावर अवेलेबिलिटी पाएंगे। लेकिन दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे पूर्वी भारत है और नॉर्थ ईस्ट का एरिया है और कई पार्ट साउथ में भी हैं जहाँ पर जो पावर अवेलेबिलिटी है वो उतनी नहीं है। तो भारत सरकार की अपनी एक कोशिश तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो ये क्षेत्र के आधार पर विषमता है, जो अवेलेबिलिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है, इसको कैसे जो है ना ख़त्म किया जाए। तो इसलिए ये कोशिश की गई है। ये जो SMAM स्कीम है, इसमें ये ध्येय रखा गया है कि हम 2 किलोवाट पर हेक्टेयर तक की जो पावर अवेलेबिलिटी है उसको वो मानक को अचीव करें। तो एक तो ये चल रहा है कि हमें जो क्षेत्रीय विषमता है इसको पूरा करना है, उन जगहों पर वो इक्विपमेंट पहुंचाने हैं वो और पावर अवेलेबिलिटी मशीनीकरण पहुंचाना है जहां पे नहीं है। दूसरा ये सवाल दूसरे तरीके से इसको यूं भी समझना चाहिए कि कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो पूरी तरीके से काफ़ी हद तक मैकेनाइज है। जैसे जुताई बुआई का आप जानते हैं कि पूरा जुताई बुआई का कार्यक्रम मोस्टली जो है वो अब मशीनों से होने लगा है और उसमें अलग अलग तरीके की मशीनें हैं, नई मशीनें भी आई हैं, रोटावेटर, इस तरह की जो मशीनें हैं जिनको हम जल्दी करते हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की मशीनें आई कि ज़्यादा जुताई बुआई न करना पड़े। जैसे जीरो टिलेज का नाम आपने सुना होगा, हैप्पी सीडर का नाम सुना होगा। बिना ज़्यादा जुताई बुआई के एनर्जी कंजर्व करो, कम ऊर्जा कम खर्च में आप अपनी खेती करो। और इसके बाद फिर जो हमारा जैसे बात किया था कि खरपतवार निकालने के लिए मशीनें आई, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं। आपको माफ कीजिएगा रुकना पड़ रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। रमाकांत जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जी रमाकांत जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए कृपया। जी मैम जी बताएं। जी मैडम, ये जानना चाहता था जो सब्सिडी में वो मिलता है ट्रैक्टर सब्सिडी में जो मिलता है जी, ट्रैक्टर जो मिलता है सब्सिडी में, PM स्कीम कुछ चल रहा है मैडम, प्रधानमंत्री के ट्रैक्टर योजना है क्या आपने? अच्छा ठीक है, आइए इसके बारे में जानकारी चाहता था, सब्सिडी में खरीदना चाहता था ट्रैक्टर। जी जी हाँ ट्रैक्टर, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ देखिए, जो सब्सिडी है वो आपको पता होगा कि 2 रुपये में ट्रैक्टर पर दी जा रही है। अगर कोई क्षेत्र जैसे SC ST किसान हैं या नॉर्थ ईस्टर्न के किसान हैं तो वहाँ पर सब्सिडी जो है अलग लेवल की अवेलेबल है, वो 50% तक सब्सिडी की बात करती है और जो नॉर्मल उसमें 35% तक की सब्सिडी, लेकिन उसकी अपनी एक अपर लिमिट है। उसको समझना जरूरी होगा। हर क्षेत्र में जो SMAM में है तो उसको अपर लिमिट रख करके ये सब्सिडी दी जाती है। अब इसके लिए समझना आपको ये होगा कि आप अपना जो ज़िला के जो कृषि अधिकारी हैं उनके ऑफिस में संपर्क करें और ये बताएं कि हमारी जोत इस तरह के हम किसान हैं और हमें ये सब्सिडी के अंतर्गत ट्रैक्टर लेना है। और आपने बताइए कि किस हार्स पावर, अलग अलग हार्स पावर के जो ट्रैक्टर हैं तो अपनी जोत की धार से क्या करना चाहते हैं। आप कस्टम हायरिंग करना चाहते हैं, दूसरे के खेतों पर भी काम करना चाहते हैं, तो अब उसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा हार्स पावर के ट्रैक्टर ले सकते हैं। अदरवाइज अपनी क्षमता के अनुसार दे करके, लेकिन यही ध्यान देना आपको, मैं बार बार इस बात को दूरदर्शन के माध्यम से और भी किसान भाइयों से कहता हूँ कि ट्रैक्टर जब लें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि उसका जो हर साल कितने घंटे आप यूज करें, ये ध्यान दीजिए कि 1000 घंटे तो आपको ट्रैक्टर को यूज करना ही चाहिए। तो इसलिए अपना खेत देख, अपने पास कितनी जोत है वो देख लीजिए और अदरवाइज आप उसको किराए पे चला करके लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि किस हार्स पावर का आपने और कितना पैसा आप लगा सकते हैं उसके आधार पर। लेकिन सब्सिडी के लिए जो मैंने बताया कि सब्सिडी अलग अलग हार्स पावर के ट्रैक्टरों पर अवेलेबल है और वो वहाँ पर आप जिला कृषि अधिकारी से मिलें
और उनसे मिल करके और उसकी जो प्रोसीजर है उसको पूरा करें। और हमारी जो मिनिस्ट्री की अपनी वेबसाइट है कृषि मंत्रालय की, उस पर डिटेल पूरी सब्सिडी की एक बुकलेट ही है, SMAM स्कीम करके जब डालेंगे तो डिटेल उसमें पूरा उपलब्ध है कि किस हार्स पावर के ट्रैक्टर पर, पावर टिलर पर कितनी है, ट्रैक्टर पर कितनी है, पावर्ड मशीनें हैं जो उन पर कितनी है, इवन जो एनिमल ड्रान और मैनुअल मशीनें हैं ना, उन पर भी सब्सिडी उपलब्ध है। तो उस डिटेल को लेकर के और जो आपका जो प्रोसीजर है ज़िले में अपने कृषि अधिकारी से मिलिए और उनसे इसके बारे में डिटेल लेकर के एप्लीकेशन दीजिए और अपना जो ट्रैक्टर आप सब्सिडी के अंतर्गत खरीदिए। धन्यवाद। तो रमाकांत जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा और इस सुझाव पर आप अमल भी जरूर करेंगे। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं डॉक्टर सुमेश सिंह जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन पर हम सहकारिता के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आपने बताया सुमेश सिंह जी कि किस तरह से खेती का जो काम है वो काफी सुगम हो जाता है सहकारिता समितियों के जरिए। तो किस तरह से बनती हैं ये सहकारी समितियां, इसके बारे में हमें बताइए। जी, सबसे सहकारी समितियां जो नीचे के लेवल पे ग्राम सेवा सहकारी समिति किसान मुख्य रूप से बना सकते हैं। तो इसमें अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है राज्यवार जी। तो इसमें जब 10 किसान 20 किसान या अलग अलग जो भी सीमा निर्धारित कर रखी है, तो पहले वो किसान इकट्ठे हो गए, उसका उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है समिति का? जी। हर समिति का अलग अलग उद्देश्य होते हैं। वह किस उद्देश्य से बना रहे हैं, किसानों के लिए ऋण वगैरह के लिए, लोन वगैरह के इनपुट के लिए, क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम वगैरह, काफी उसमें उद्देश्य होते हैं। उसके बाद हम इसको जिला स्तर पर डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीयन होता है उसका। जी। तो उसमें पंजीयन करके पंजीयन के समय से पहले अपने उसमें कुछ ये कार्यकारिणी का चुनाव करना पड़ता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। 7 या 11 जो भी होते हैं, मोस्टली 7 होते हैं। उसमें भी अलग अलग SC के वुमेन्स वगैरह, महिलाओं ST के उनके कैटेगरी वाइज उनका आरक्षण भी होता है। अच्छा। तो वो सारे अपना चुनाव करके लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित करके अपने जिला स्तर पर पंजीयक डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपना पंजीयन करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सुमेश सिंह जी, हम दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। ख्याली राम जी विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। ख्याली राम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पूछिए अपना सवाल। ये सवाल है मेरा मैडम के जो कागज हैं, हाँ आ रही आवाज के कागज हैं जो कृषि। ख्याली राम जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, पूछिए सवाल। हाँ ख्याली राम जी पूछिए अपना सवाल। मत निकाल दीजिए आवाज, हमें आ रही आवाज। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे तमाम जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं और यहाँ पर कॉल करके अपने सवाल पूछना चाहते हैं, लगातार हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि टीवी की आवाज़ को बंद कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है, देरी नहीं आती है और समय भी नष्ट नहीं होता है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत जो है वही अच्छी तरह से हो सकती है। बहरहाल बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मिश्रा आप बता रहे थे कि किस तरह से तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं मैडम जहाँ पर अभी जैसा आपने पूछा कि वहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी डेवलप भी है तो पॉपुलर, जैसे एक ट्रांसप्लांटिंग का है कि अभी ट्रांसप्लांटिंग जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर टेक्नोलॉजी को और सुगम बनाने की ज़रूरत है। ट्रांसप्लांटर्स डेवलप हुए हैं लेकिन वो अभी बहुत पॉपुलर नहीं हुए, तो एक ये एरिया है। दूसरा जैसे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं और अलग अलग समय पे पकती हैं हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे कॉटन की बात है तो कॉटन पिकिंग का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है और बढ़ाने की। फिर से रुकना पड़ेगा, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ बताइए, बात करिए, बोलिए।
आपकी आवाज हमें मिल रही है, अपना नाम बताएं। ट्रैक्टर बारे सब्सिडी बोल रहे हैं, वो क्या कैसे है? किस पर? ट्रैक्टर पर। ट्रैक्टर पे सब्सिडी हमने बताया ना कि ट्रैक्टर पे अलग अलग हार्स पावर के जो ट्रैक्टर हैं उन पर सब्सिडी उपलब्ध है। 35% तक की सब्सिडी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको अपने ज़िला के कृषि अधिकारी से संपर्क करिए और उनका जो पेपर वगैरह है, जो रिक्वायरमेंट है उनकी पेपर की, वो सब भर के और सब्सिडी के लिए अप्लाई करिए। यही तरीका है। जो भी सेंटर की स्कीम और राज्य सरकार की स्कीम राज्य के द्वारा ही लागू की जाती हैं और जो आपके जिला कृषि अधिकारी हैं वो एक संपर्क सूत्र हैं, उनसे मिल करके आप सब्सिडी का, जो ट्रैक्टर पे सब्सिडी है, उसका लाभ उठाएं। बिल्कुल। चलिए, इसी तरह से हमारी कृषि यंत्रों के बारे में बातचीत और सहकारिता के बारे में बातचीत जारी रहेगी। आप भी जरूर जुड़ते रहें हमारे साथ इस कार्यक्रम में। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज हम हेलो किसान कार्यक्रम में कृषि यंत्रीकरण के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ ही कृषि में सहकारिता के योगदान के बारे में भी हमारी चर्चा जारी है। अगर इन विषयों से जुड़े सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। संदीप जी कैथल हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी। हेलो मैम। जी संदीप जी पूछिए सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हेलो। हाँ बताइए बताइए संदीप जी, आप सवाल पूछिए। जो है नहीं, हमारे यहाँ पर बागवानी, अब लोग नए सिरे से बागवानी करने लगे, पारंपरिक खेती को छोड़ गए। ठीक है। तो उसमें अब बागवानी में जो नींबू और ये है अमरूद का है जो, उसमें निराई गुडाई करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है, छोटा ट्रैक्टर। वो छोटा ट्रैक्टर कितने हार्स पावर का होना चाहिए सर, इसके बारे में बताओगे? हाँ, जो आप बागवानी में मशीनीकरण का और ट्रैक्टर का बिल्कुल उपयोग है। आप अलग अलग साइज़ के जो आपका 20 हार्स पावर तक के भी ट्रैक्टर हैं
छोटा ट्रैक्टर अगर लेना चाहें तो अभी आप देखिए डिफरेंट कंपनियों के छोटे साइज़ के ट्रैक्टर 20 HP के ट्रैक्टर आए हैं, उनको आप ले सकते हैं और उनको वो आसानी होगी कि जो पेड़ों के पास और पेड़ों के नज़दीक जा कर के भी जुताई और जो वहाँ निराई गुड़ाई का जो काम है वो कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो क्रॉप जिनकी बात कर रहे हैं वहाँ पर 20 हार्स पावर के जो ट्रैक्टर्स हैं अलग अलग कंपनियों के उनको लिए। और हमारा जैसे बताया कि अगर आप सब्सिडी की बात करते हैं तो इन पर भी सब्सिडी है। मैंने पहले बताया ना कि अलग अलग हार्स पावर के ट्रैक्टरों पर सब्सिडी का प्रावधान है, तो उनकी अपर लिमिट भी है कि छोटे स्तर पर है तो अपर लिमिट क्या होगी। परसेंटेज तो सब पे दिया है, लेकिन जैसे कैपेसिटी है उसके आधार पर उनका जो अपर लिमिट सब्सिडी की जो है तो वो ले सकते हैं। और ये 20 हार्स पावर का ट्रैक्टर को खरीदे, अलग कंपनियों के ट्रैक्टर्स हैं उनको आप उपयोग में ले आएँ और उनसे उनके मैचिंग इक्विपमेंट जो है ना, जैसे आपका चूँकि ट्रैक्टर के साथ आपका हैरो है या ऑफसेट हैरो करके एक आती है जिसको आप शिफ्ट करके पेड़ के पास तक ले जा सकते हो, तो ज़्यादातर बागवानी में ऑफसेट हैरो की रिकमेंड करते हैं। और दूसरे भी इक्विपमेंट बागवानी के जो आते हैं। और एक बार मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है उसमें कृषि मशीनों का भी प्रावधान है और उसमें जो कृषि मशीनों पर मैडम 50% तक के उसमें सब्सिडी है, तो आप उसको भी उसमें ट्रैक्टर भी हैं और ट्रैक्टर के साथ साथ दूसरे इक्विपमेंट भी हैं, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत भी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल संदीप जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे हम इससे पहले कस्टम हायरिंग सेंटर्स के बारे में भी बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो यंत्र है इनका इस्तेमाल करना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन ये काफी महंगे भी आते हैं, तो ऐसे में जो किसानों की पहुंच है वो आसान हो जाती है कस्टम हायरिंग के। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने शुरुआत में ही आपने बात कही थी कि जो कृषि मशीनीकरण है वो एक सुविधा तो पहुंचा ही रहा है, साथ साथ गांव में रोजगार का एक साधन भी है। और जब हम रोजगार के साधन की बात करते हैं तो ये जो सब्सिडी, ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप देखिए कस्टम हायरिंग नई नहीं है, बहुत पुरानी है। अब जैसे हम याद करते हैं एक गाहक साहब थे हमारी, उनकी कहावत थी कि जो है ना नाटा खोटा बेच के 4 धुरंधर ले, अपन काम निकाल के औरन मगनी देव। तो उनका ये था कि अपने पास जो पावर सोर्स पहले बैल ही होते थे तो अपना काम करके दूसरों को भी दो, ये था देने का मतलब यही था। तब शेयरिंग होता था, लेकिन अब वही चीज़ बदल गई है कस्टम हायरिंग में कि भाई आप दूसरे के खेत पर किराए पे मशीन जो है ना उसको चलाइए, उनसे किराया आप वसूलिए और चलाइए। तो अलग अलग देखिए ये बहुत जब जैसे मैंने एक चर्चा की कि जब छोटे किसान अगर मान लीजिए ट्रैक्टर को मशीन को लेते हैं तो उनके पास उतनी जोत नहीं है कि जो ट्रैक्टर की अपनी उसकी जो इकोनॉमी है वो ठीक रहे, उसके लिए ज़रूर है कि 1000 घंटे साल भर में चलाएं। तो 1000 घंटे अपने खेत नहीं है तो उसको दूसरों पे चलाएं। एक ट्रैक्टर की उपयोगिता बढ़ेगी और आपका जो आमदनी उससे बढ़ेगी, और एक जो बच्चा जो उसमें एंगेज्ड है उसको अपना रोजगार मिलेगा। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शुरुआत में कंबाइन हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन आई जो ज़्यादातर कस्टम हायरिंग को बहुत प्रचलित कराई। मैं किसान भाइयों को ये शेयर करना चाहूँगा कि करनाल के पास एक गांव है जहां पर शुरू में इसकी कंबाइन हार्वेस्टर की जो है कस्टम हायरिंग शुरू हुई और 1 2 3 देखते देखते उस गांव में 150 से 200 तक एक गांव में कंबाइन हार्वेस्टर आ गए और वो कंबाइन हार्वेस्टर फेमस गांव हो गया। और वो लोग क्या करते हैं, हमारे देश की जो सुविधा है मौसम की कि कहीं पर जल्दी पकता है कहीं पर देर में पकता है, तो उन्होंने उसके हिसाब से वो जो कस्टम हायरिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना रूट बना लेते हैं और काफ़ी एरिया में कवर करते हैं। क्योंकि एक कृषि की एक समस्या है कि छोटी विंडो होती है, कटाई है तो 20 दिन, अगर एक ही जगह आप कर रहे हैं तो 20 दिन ही कर सकते हैं और उसमें फिर थोड़ा समय मिलता है तो यूज आवर नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा ये पता हो कि हम लंबा जो एरिया कवर करना चाहेंगे और डिफरेंट भौगोलिक स्थिति को अगर आप जोड़ पाएं तो आप कस्टम हायरिंग जो अपना मशीनरी का यूज आवर 20 दिन नहीं 40 दिन 50 दिन तक ले जा सकते हैं। ऐसा किसानों ने करके देखा, तो बहुत उपयोगी है।
है इसका होना। बिल्कुल, और रोजगार की भी काफी संभावना है। जो गांव के जो युवा हैं वो इससे जुड़ सकते हैं और इससे जो बाकी जो तमाम किसान हैं उनको भी काफी लाभ होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सुमेर सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका भी रुख करते हैं। जी सुमेर सिंह जी, जानना चाहेंगे कि खेती के साथ साथ जो इसके संबद्ध क्षेत्र हैं यानी कि अलाइड सेक्टर हैं जो किसान उससे जुड़े हुए हैं, क्या सहकारिता जो है वो उनके लिए भी लाभदायक है? जी मैडम, मैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का कर्मचारी हूँ जी। तो उसके बारे में हम एग्रीकल्चर से बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे जो एनसीवाई नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ भारत का कोऑपरेटिव का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जी। और इसकी विभिन्न परियोजनाएं हैं। सहकारी शिक्षा क्षेत्रीय परियोजना संचालित की जा रही है। 1976 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 100% फंडेड है और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में भारत में 43 प्रोजेक्ट्स कार्य कर रहे हैं, जिनके मुख्य कार्य निम्न प्रकार से आपको बताना चाहूँगा। सहकारी शिक्षा में विकासात्मक कार्यक्रम 4 प्रकार के कार्यक्रम हैं। जो सबसे पहला है सहकारी शिक्षा एवं विकासात्मक कार्यक्रम। इसके तहत जो मोस्टली जो पैक्स होती हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं किसान ही होते हैं, जो खेती करते हैं वही प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जुड़े होते हैं। तो उनमें हम वहाँ ग्राम लेवल पर जाके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनको विभिन्न सहकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, मैनेजमेंट कमेटी को ट्रेनिंग दी जाती है और बाकी सहकारी लोनिंग क्या होती है, क्या कारण क्या उनके सोसाइटी से लाभ ले सकते हैं, वो सारी विभिन्न प्रकार से उनके डेवलपमेंट की जानकारी दिया जाए। और उसका मुख्य उद्देश्य। डॉक्टर सुमेर सिंह, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। इस वक्त योगेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैं योगेश कुशवाहा मैहर से बोल रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने एरिया में कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो सेंटर खुलेगा तो एक तो जैसे कि ये तो दूसरों के खेतों में कृषि यंत्र दिए जाएंगे, तो क्या ये टैक्स जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी? और अगर टैक्सेबल नहीं भी है तो जो रेट हम चार्ज करेंगे किसानों से, तो वो चार्ज कौन डिसाइड करेगा कि कितना लेना है? क्योंकि ये कृषि यंत्र जो मिलेंगे वो तो सब्सिडी के थ्रू मिलेंगे जी। तो ऐसा कुछ इस पे कुछ क्लॉज या क्राइटेरिया है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ऐसा है कि आप काफ़ी जो है ज्ञानवान और बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी लग रहे हैं। हमारा जो कृषि मंत्रालय की अपनी एक वेबसाइट है, उसमें जाकर के देखें तो एक SMAM करके सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक स्कीम है। उस स्कीम में ये प्रावधान है कि अगर आप कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं अकेले या SHG बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, तो उसके लिए फंड का प्रावधान है। सरकार के सरकारी सहायता, जैसे हम सब्सिडी जो कह रहे हैं ना, उसका प्रावधान है। उसमें आप देखें। बाकी जो निटिविटी क्वेश्चंस आपके कि वो टैक्सेबल है और दूसरी चीज़ें हैं, ये जो आपका स्टेट का जो रूल है रेवेन्यू का डिपार्टमेंट का, वहाँ से और अपने ज़िला कृषि अधिकारी से या स्टेट का जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, मशीनरी के जॉइंट डायरेक्टर, हर स्टेट में जॉइंट डायरेक्टर मशीनरी हैं, उनको संपर्क करें कि अगर आप ये चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं तो जो आपकी आमदनी होगी उस पर क्या रूल लागू होंगे, वो डिटेल आपका स्टेट का और आपके ज़िला के जो अधिकारी हैं वो बताएंगे। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कस्टम हायरिंग को सरकार बहुत बढ़ावा देना चाहती है और SMAM स्कीम में कस्टम हायरिंग के लिए प्राविधान है, इंडिविजुअल के लिए कृषि बैंक मतलब मशीनरी बैंक बनाने का और कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने का। तो ये ऐसी सुविधा है जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए और आप जैसे कमिटेड युवा अगर आगे आते हैं तो ये जो स्कीम है इसमें सफलता मिलेगी। बाकी चीज़ें आप अपने जिला कृषि अधिकारी से मिल करके उसके बारे में विस्तृत जानकारी लें।
जी बिल्कुल। तो तमाम जानकारियां लेकर आप ज़रूर कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू करें। हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ है। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में, जिसमें आज हम कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और उसके साथ ही सहकारिता का कृषि में योगदान इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान भी मौजूद है, डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा और डॉक्टर सुमेर सिंह, जिनसे हम इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल आइए यहाँ पर लेते हैं। प्रभुदयाल जी इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रभुदयाल जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ मैडम जी, ये जो कस्टम हार्वेस्टिंग सेंटर है वो कौन खोल सकता है? जी ठीक है। कस्टम हार्वेस्टिंग जी कस्टम हायरिंग सेंटर है वो। और इस पर कितनी सब्सिडी मिलती है जी? जी कौन खोल सकता है? सबसे अच्छा ये है कि आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके कस्टम हायरिंग सेंटर खोलें। तो अभी जैसे प्रचार देख रहे थे आप, सरकार जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दे रही है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये फायदा होगा कि आप एक पूरी टीम आपकी बन जाती है और एक ग्रुप मैनेजमेंट होता है। और सरकार उस पर कस्टम हायरिंग सेंटर देने के लिए ज़्यादा प्रेफर करती है। तो कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए और देन फिर अप्लाई करिए कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए। जी डॉक्टर मिश्रा, में बताएं कि सब्सिडी जो है यंत्रों पर वो किस तरह से दी जाती है? छोटे यंत्र भी होते हैं, बड़े यंत्र भी होते हैं, ऐसे में किस तरह से ये काफ़ी बढ़िया वो बना है। जो हमारा SMAM में जो गाइडलाइन है उसमें बहुत अच्छे तरीके से कि आपका जो पावर के साथ, जैसे ट्रैक्टर के साथ चलने वाले इक्विपमेंट हैं, तो उन्होंने कैटेगराइज किया है कि आपने हमारा 20 HP तक का ट्रैक्टर है, 20 से 35 HP से चलने वाले, क्योंकि ज़्यादातर मशीनों को हम उनके किस हार्स पावर के ट्रैक्टर से वो चलेंगे, रिकमेंडेड हार्स पावर ट्रैक्टर जो है उससे जोड़ते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी बना दी कि और उसी अनुसार से परसेंटेज तो ठीक है एक ही समान रखा, लेकिन अपर लिमिट बढ़ा दी कि अगर आप उस लेवल में जाना चाहते हैं तो आपको अलग अलग इक्विपमेंट की अपर लिमिट। फिर कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो सेल्फ प्रोपेल्ड हैं, जैसे
सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर है या कंबाइन हार्वेस्टर का आप जानती हैं, तो इन पर अलग तरीके की सब्सिडी का रखा है कि उन पर अलग वो दिया। फिर इसके बाद कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो मैनुअल ऑपरेटर या बैल के ऑपरेटर, उसमें कई में परसेंटेज लेकर के एक फिक्स अमाउंट दे दिया कि इतना अमाउंट आपको जो है वो सब्सिडी के रूप में मिलेगा। तो मैं इसीलिए किसान भाइयों को कहता हूँ, कई बार जानकारी नहीं रहती, पूरी एक बुकलेट है, उसको वहाँ पर वेबसाइट्स पे आप जा कर के देखें, कंप्लीट पूरा एक डिटेल दिया हुआ है कि किस इक्विपमेंट पर क्या सब्सिडी आपको मिल सकती है। तो उसकी जानकारी आप रखें, तो आप जब बात करेंगे आप अपने ज़िला में या जो लोग आपको सब्सिडी देने के लिए जिनको जिम्मेदारी है, तो आप अपने उनको पूरी तरीके से उनको कन्विंस कर पाएंगे अपनी ज़रूरत के, जो चीज़ आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से बात करिए कि हमें इस तरह के इक्विपमेंट चाहिए और उस पर हमें सब्सिडी की आवश्यकता है। तो ये तमाम जानकारी सब बुकलेट से उन्हें मिल सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सुमेर सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुमेर सिंह, जानना चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ जिनके मुख्य कार्यों का आप जिक्र कर रहे थे, इनके और भी कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे। साथ ही अगर कोई सफलता का कोई उदाहरण अगर आप यहाँ पर पेश कर पाए तमाम किसानों के लिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं कि किस तरह से सहकारिता के जरिए उन्हें सफलता मिली है, कोई उदाहरण बताएं। मैडम, काफी जो बहुत एडवांस किसान है सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं, कई जिला स्तरीय लेवल पे भी सम्मानित होते हैं कृषि विभाग से, कोई राज्य स्तरीय लेवल पे सम्मानित हुए हैं। हमारे एक सवाई माधोपुर प्रोजेक्ट में कार्य कर रहा हूँ, वहाँ के श्री जानकी लाल जी मीणा है, वो हमारे से सहकारिता से काफी जुड़े हुए हैं, बहुत एकदम नजदीक से जुड़े हुए हैं और उनको राज्य स्तर पर 2-3 सम्मान मिल चुके हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अच्छा। तो हमने बढ़ावा दिया, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना रहे हैं पूर्ण रूप से, वो सिर्फ केंचुआ की खाद, वर्मी कंपोस्ट का ही उपयोग कर रहे हैं। और उन्होंने अमरूद का बगीचा लगा रखा है, और भी सब्जियां उत्पादन कर रहे हैं, और भी जो भी खेती कर रहे हैं पारंपरिक जो भी उनमें जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। इसके साथ ही जो एलाइड सेक्टर की मैंने बात की है, चाहे डेयरी का सेक्टर हो या इस तरह के किसी और सेक्टर में, यहाँ भी सहकारिता ने बहुत ही अच्छी सफलता दर्ज कराई है। ये मैडम अमूल है, अमूल ने डेयरी के सेक्टर में बहुत अच्छा नाम कमाया है और एक बहुत अच्छा अमूल का ब्रांड है। ये कोऑपरेटिव से आते हैं। इसके अलावा इफ्को का नाम सुना होगा, इफ्को करबको, IIFDC जो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मौजूद है जिसके जरिए ये समझा जा सकता है कि जो सहकारिता है वो कृषि और उसके जो संबद्ध क्षेत्र हैं उसके लिए, किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि के कई आयामों के बारे में आपने बताया जहाँ यंत्रीकरण जो है वो बहुत ही अच्छे नतीजे दे रहे हैं। पराली प्रबंधन की अगर बात करें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही एक गंभीर समस्या जो है पराली जलाना बन चुका है, और क्या इस समस्या का समाधान भी यंत्रीकरण के जरिए निकाला जा सकता है? ये बहुत ही एक सफल प्रयास रहा है। आप जानती हैं कि पराली के जलाने से कितनी परेशानियां हुई। ज़मीन को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, और ज़मीन के अंदर के जो न्यूट्रिएंट हैं, माइक्रोबियल कंपोनेंट हैं, उनको नुकसान होता है। और हम लोग दिल्ली में रहते हुए ये देखते हैं कि जो पंजाब या हरियाणा में जो पराली का जलने से कितनी परेशानी होती है। तो इसको ध्यान में रखते एक बहुत बड़ी स्कीम चलाई गई मंत्रालय के, कृषि मंत्रालय के अंदर, और वो पर्टिकुलरली पराली प्रबंधन को, और उसमें भी मशीनों का ही योगदान लिया गया। तो 8 मशीनें आइडेंटिफाई की गई हैं। उसमें कुछ तो ऐसी हैं कि जो पराली के आकार को छोटा करने के लिए उनको यूज किया जाता है। और इवन कंबाइन हार्वेस्टर पर एक SMS लगाया गया कि उससे कंबाइन हार्वेस्टर पर भी एक एड ऑन टेक्नोलॉजी लगाई गई। तो ये जो उनका साइज रिडक्शन, और दूसरी तरीके की मशीनें आई, जैसे मैंने शुरू में किया था कि उनको सीधे फिर उनसे बुआई, जैसे जीरो टिल की बात की और हैप्पी सीडर की, 2 ऐसे मशीनें हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की मशीनें कि भाई ज़्यादा वहाँ पर जहाँ पर पराली है, पराली को इन सिटू वहीं पर प्रबंधन किया जाए और सीधे बुआई करके। तो ये 2 मशीनें बड़ी सफल रहीं। और इसके अलावा 2 और मशीनें लाई गई, जैसे रोटावेटर है और मोल्ड बोल्ड प्लाउ लाया गया, ताकि हम वहाँ पर
जो पराली है छोटी होने के बाद उसको वहीं पर ज़मीन के अंदर उसे अंदर दबा सकें ताकि वो डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज हो जाए। तो ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया गया और जो सरकार की तरफ से और हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसकी तरफ से जो हमारे महानिदेशक महोदय हैं वो उसके अगुआ हैं मेन जिनके अंडर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही सफल तरीके से इसमें जो है 50% तक सब्सिडी इसमें 50% सब्सिडी मिलती है किसान भाइयों को और तो इसी मशीनीकरण ने पराली प्रबंधन को में बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं और हम समझते हैं कि आगे आने वाले समय में ये मशीनों के उपयोग से इस पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल, तो इसीलिए जो कृषि यंत्रीकरण है वो कई लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है कृषि के लिए और इसके लिए सरकार भी लगातार बढ़ावा दे रही है और सब्सिडी भी दे रही है, तो आप भी इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाइए। डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा और डॉक्टर सुमेश सिंह, आप दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज आपने विस्तार से हेलो किसान कार्यक्रम में जाना कि किस तरह से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है और किस तरह से जो सहकारिता है उसका कृषि में काफी बड़ा योगदान है और इनसे आप जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब आपको कल के विषय के बारे में बता देते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में जो कल के विषय रहेंगे जिस पर चर्चा होगी वो है बरसात में पशुओं की देखभाल और बरसात में भेड़ों का रख रखाव। अगर आप किसी तरह का सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि कृषि या पशुपालन से जुड़ा हुआ हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर या फिर आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके अपने सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। इसी तरह से हमारी लगातार ये कोशिश रहती है कि कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए तमाम जो आपके सवाल हैं उसका हल हम आप तक पहुंचा सके और इसी के लिए इन फोन इन कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनके जरिए हम आप तक आपके जो जवाब है वो पहुंचाते रहते हैं। आप भी लगातार इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।